हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जूलॉजी वीडियो की सीरीज में। मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज की वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके मेथड को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, उसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन के फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका नाम था जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, इसमें हमने बताया था कि किस तरीके से एक बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर करता है। ये जो जनरल ट्रांसडक्शन होता है, ये जनरल ट्रांसडक्शन, इसके साइकिल को हम लाइटिक साइकिल भी बोलते हैं। लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो होस्ट सेल है वो फट जाता है, उसका लयन हो जाता है, तो होस्ट सेल के फटने के कारण इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। आज हम सेकंड ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे, स्पेसिलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसकी साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए को का फ्रेगमेंटेशन नहीं करता, तुरंत फ्रेगमेंटेशन नहीं करता है। फ्रेगमेंटेशन करने की बजाय बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए से क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। तो इस स्टेज को हम लाइसोजेनिक स्टेज कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं शो करता हूं, आप देखिए। ये कोई होस्ट सेल होगी, होस्ट सेल ऑफ ई कोलाई फर्स्ट हो गई, और ये कोई बैक्टीरियोफेज है। ओके, तो क्या हो रहा है? देखिए, ये हम मानते हैं कि ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल जीनोम है। ओके, और यहां से इसका डीएनए आ गया, इसका बैक्टीरियोफेज का। अभी जो डीएनए ऑफ फेज, तो ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए यहाँ पर क्या करता है? इस बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ जाता है, और जब ये बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ जाता है तो इस अवस्था को प्रोफाज कहते हैं। प्रोफाज, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोफाज किसे कहते हैं, प्रोफाज का मतलब होता है जब बैक्टीरियल जीनोम से बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच हो जाता है, तो इस स्टेज को प्रोफाज कहते हैं। इस प्रोफाज स्टेज में क्या होता है? कुछ दमनकारी प्रोटीन्स होती है, इनहिबिट करने वाली प्रोटीन्स होती है। वो दमनकारी प्रोटीन क्या करती है? यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन को रोक कर रखती है। इसी स्टेज में ये जो प्रोफाज है, ये बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ा रहता है, और बैक्टीरिया क्या करता है? अपने आप को क्या करता रहता है? रेप्लिकेट करता रहता है। कई पीढ़ियों तक ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ रेप्लिकेट होता रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, देखिए, ये जैसे दो कॉपियां बनाई हैं इसमें, तो इस तरीके से ये जो फाज का डीएनए है ये अपने आप को क्या करता रहेगा? रेप्लिकेट करता रहेगा। एक निश्चित समय बाद जब दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर दोबारा जब दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए आप, जैसे कोई बैक्टीरिया की सेल है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से फ्रेगमेंटेशन चालू हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ओके, फिर वही प्रोसेस आ जाएगी जो जनरल ट्रांसडक्शन में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये अपने लिए प्रोटीन कोट वगैरह का संश्लेषण करने लग जाएगा। ओके, इस तरीके से
इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वही बैक्टीरियोफाज की संततियां बनेगी नहीं, ये नई संततियां बन गई और इन नई संततियों में क्या होगा, उसी तरीके से कुछ डीएनए तो बैक्टीरियोफाज का हो जाएगा और कुछ डीएनए किसका हो जाएगा, बैक्टीरिया का हो जाएगा। और आगे चलकर इसमें वही लाइसिस हो गई, फट जाएगी और फटकर ये बैक्टीरियोफाज मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होकर फिर ये इसी तरीके से दोबारा से किसी नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे और नई सेल के इन्फेक्ट होने पर वो जो डीएनए आया है, जो बैक्टीरियल डीएनए, वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो समरी के रूप में आप समझिए, अब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूं, जनरल ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जनरल ट्रांसडक्शन सम्मिलित होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में लाइटिक साइकिल भी सम्मिलित होता है। यहां पर ओनली लाइटिक साइकिल हो रहा है कि डायरेक्ट जैसे ही फेज का डीएनए आया और बैक्टीरिया का डीएनए जो है फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद इस तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया इस डीएनए को, फाज के डीएनए ने नए बैक्टीरियोफेज बनाए और नए बैक्टीरियोफेज बनने के बाद ही सेल फट गई तुरंत जो है, और उसके बाद ये जो बैक्टीरियोफेज है इन्होंने अदर बैक्टीरिया को संक्रमित कर दिया और जो डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए इसको यहाँ तक ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रोसेस जो है वो बंद है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ ये जुड़ जाता है इसके साथ और कुछ समय तक दमनकारी प्रोटीन के कारण कई पीढ़ियों तक ये ऐसे ही ट्रांसफर होता है। फिर जब दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाता है उसके बाद वही प्रोसेस जैसे दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण बंद हुआ, लाइटिक साइकिल या जनरल ट्रांसडक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर अब कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, वही फ्रेगमेंटेशन हुआ, वही नए उनका संश्लेषण होने लग गया, बन गए बैक्टीरियल डीएनए और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो आपस में जुड़ गए, सेल फट गई, फटने के बाद ये मुक्त हो जाएंगे और नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उसके अंदर जैसे ही डीएनए जाएगा जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्पेशलाइज्ड जो है इसमें जनरल ट्रांसडक्शन का जो मेथड है वही आगे अप्लाई होता है। तो ये हमारी बात हो गई स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थर्ड टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, इसे हम संयुग्मन भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन जो है इसकी खोज की बात करें हम तो लेडरबर्ग और टेटम नाम के दो साइंटिस्ट थे, लेडरबर्ग एंड टेटम। इन्होंने कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को खोजा था। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस का जो अध्ययन है वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर किया गया था और ये ऐसा बैक्टीरिया था जिसमें जो सेक्सुअल पिली थी वो मौजूद थी। देखो जब हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था तो मैंने आपको बैक्टीरिया में फ्लैजिला और सेक्सुअल पिली के बारे में बताया था कि पिली जो होती हैं, पिली या फिमरी, उनके बारे में बताया था कि दो तरीके की होती है, वेजिटेटिव होती है और सेक्सुअल होती है। तो सेक्सुअल पिली उन बैक्टीरिया में होती है जो कॉन्जुगेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम इकोलाई में किस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये जैसे आपके पास दो इकोलाई हैं, एक तो ये है और दूसरा इकोलाई है। इस इकोलाई में यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसे हम एफ फैक्टर कह सकते हैं। ओके,
जिस ई कोलाई में एफ फैक्टर होता है, इस ई कोलाई को हम मेल भी कह सकते हैं पॉजिटिव वाला, और जिसमें ये नहीं होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, फीमेल भी कह सकते हैं। इसे हम डोनर भी कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं, रिसेप्टर भी कह सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ दो ई कोलाई है। एक ई कोलाई के अंदर मेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद है, जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। इस प्लाज्मिड युक्त ई कोलाई, ये जो प्लाज्मिड है इसे एफ फैक्टर कह सकते हैं, और इस एफ फैक्टर युक्त डीएनए को हम एफ फैक्टर युक्त इस बैक्टीरिया को हम मेल भी कह सकते हैं, डोनर भी कह सकते हैं, और जिसमें ये नहीं होता है उसको फीमेल रिसेप्टर कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस विधि में दरअसल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक कैनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस नाल को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन कैनाल। ओके, कॉन्जुगेशन ट्यूब, सम्मिलन नाल या कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, ये जो एफ फैक्टर है, ये एफ फैक्टर इस रिसेप्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चूंकि ये देने वाला है इसलिए डोनर है, और ये लेने वाला है इसलिए ये क्या है, रिसेप्टर। तो यह एफ फैक्टर को ट्रांसफर किया जा रहा है इस डोनर से किसमें, रिसेप्टर। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर देखिए दो काम हो सकते हैं। ट्रांसफर होने के बाद यहाँ ये जो एफ फैक्टर है ये सेपरेट भी रह सकता है, और ये इस जीनोम के साथ जो है अटैच भी हो सकता है। यदि ये सेपरेट रहेगा तो हम इसे प्लाज्मिड कहेंगे, और यदि इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एपिसोम। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आप बता चुका हूँ कि यदि प्लाज्मिड मैन बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ जाता है तो उसे एपिसोम कहा जाता है। तो यदि ये यहाँ अटैच हो जाएगा तो एपिसोम कहलाएगा, सेपरेट रहेगा तो प्लाज्मिड कहलाएगा। और अगली बात यह है कि इसे ग्रहण करने के बाद जब ये रिसेप्टर इसको ले लेगा तो इसे लेने के बाद इसे HFR कहा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेट वाला मेल कहा जाता है, और ये आगे फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है किसी और रिसेप्टर को। मतलब इसने प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो ये फीमेल की वजह क्या बन गया, मेल बन गया, लेकिन कैसा, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रेट वाला। अब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है किसी और रिसेप्टर को, और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है किसी और रिसेप्टर को। इस तरीके की प्रोसेस भी हमें बुक में देखने को मिलेंगी, उन्हें आप बुक की मदद से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।